तो हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस में। तो बच्चों, हम आप लोग को बता दें कि आपके लिए साइंस का मैंने एक वीडियो बनाकर रखा है जिसमें 20 क्वेश्चन थे। और आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि कितने प्रश्न आने वाले हैं और टोटल कितने मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं कि साइंस का मैंने 20 प्रश्न बनाकर रख दिया हूँ। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जाकर उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन में आज फिर से हम लोग 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं साइंस के। और मैं आप लोगों को मैथ का जल्द ही वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो आप लोग ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, आप लोगों को मैं मैथ भी लेकर आ रहा हूं जल्दी। ठीक है ना। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग जो श्रेष्ठा योजना है इसके बारे में जो 20 प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है कि फैराडे फैराडे निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो आप लोग को सभी को पता होगा ये किसका है, धारिता का है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो जान लीजिए कोई किसका है, धारिता का है। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न दिया है हमारा कि सेल्सियस, क्या दिया है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में आप लोग जानते होंगे। फ़ारेनहाइट को एफ से दिखाते हैं और सेल्सियस को सी से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान कब एक समान होता है। तो यानी ये दोनों कब एक बराबर होते हैं। अब बताइए कि दोनों कब बराबर होते हैं, 48 पे, 45 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 30 पे, या फिर 40 डिग्री पे। तो किस पे समान होते हैं, -40 डिग्री पर क्या होते हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो मनुष्य का तापमान होता है, सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो सेल्सियस में आप लोग को बताना है, फ़ारेनहाइट में नहीं। तो मनुष्य का कितना तापमान होता है, सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में बताना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, दिया है कि वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने की विधि किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। तो यानी कि वनस्पति तेल कृत्रिम घी बनाने के लिए, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित। क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित। तो यानी जो मानव द्वारा घी बनाए जाते हैं वनस्पति तेल से, तो वो किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, किसका। तो ऑप्शन दिया है प्लेटिनम, लोहे का चूड़, निकिल और गर्म एल्यूमिना। तो किसका प्रयोग किया जाता है, निकिल का प्रयोग किया जाता है। किसका, निकिल का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बनाया गया भोजन पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। यानी कि पत्तियों द्वारा जो प्रकाश को अवशोषित करता है और उसके बाद भोजन बनाता है, उस भोजन को विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, यानी पहुंचाने का कार्य कौन करता है। पहला जाइलम है, स्टोमेटा है, लोरेंथ लोरेंस है और फ्लोएम है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जाइलम के बारे में, कि जाइलम क्या करता है, वो खनिज, लवण और जल को क्या करता है, वो ऊपर की तरफ खींच कर क्या करता है, अपने पौधों के हर भाग में पहुंचाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है, भोजन को क्या करता है, अपने पूरे पूरे जो पौधे हैं ना उस सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, नेक्स्ट प्रश्न ये दिया है कि मलेरिया मलेरिया रोग निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ से होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है एनाफ्लीज, दूसरा ऑप्शन दिया है लिस्मेनिया, तीसरा दिया है प्लाज्मोडियम और चौथा दिया है लुम्बिकाइड्स। तो यानी कि आप लोग को बता दें कि कौन सा होगा, प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम क्या होते हैं, मलेरिया के कारण बनते हैं। यानी प्रोटोजोआ जो होते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वो मलेरिया फैलाते हैं। और आप लोग को पता होगा कि मलेरिया मच्छर काटने से होता है। तो जो मच्छर होते हैं ना, उन मच्छर पे कौन से प्रोटोजोआ चिपके रहते हैं, प्लाज्मोडियम मच्छर के ऊपर प्रोटोजोआ चिपके रहते हैं। तो यानी कि जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो मच्छर के शरीरों पर चिपके रहते हैं। जैसे ही मच्छर हमारे अंदर क्या करते हैं, अपने डंक को धंसाते हैं, उन्हीं डंक के साथ क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, जिसके कारण हम लोग को कौन सा बीमारी हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। कौन सा होता है, मलेरिया।
ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है हमारा कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। आसंजक बल, प्रभावी बल, आ आसंजक बल, उत्प्लावन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ससंजक बल है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आसंजक बल। आसंजक बल क्या करता है, विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अगले चलते हैं। अगला दिया है कि लेंस की क्षमता ज्ञात करने का मात्रक क्या कहलाता है। ओम कहलाता है, वोल्ट कहलाता है, कैलोरी कहलाता है या डायोप्टर कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। आप लोग कक्षा 10वीं में जाएंगे तो आप लोगों को लेंस, दर्पण इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न ये दिया है कि पानी से भरे गिलास पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है। बर्फ के पूरा पिघल जाने पर पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर किसी ग्लास में या फिर किसी बाल्टी में अगर आप एक बर्फ के टुकड़े को डाले हो और वो अगर बर्फ क्या हो रहा है, पिघल जा रहा है, पिघलने के बाद क्या होगा कि उसका पानी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कि उसके उसमें क्या होगा, घट जाएगा, कि क्या होगा, आप लोग बताएंगे। तो यानी कि पहला ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोगों ने खुद देखा होगा कि यदि अगर किसी भी ग्लास में क्या करेंगे, पानी का बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो जितना पानी रहता है वो उतना ही पानी रहता है। यानी कि उनमें कोई ना बढ़ोतरी होती ना ही घटोतरी होती है, यानी कि घटता ही नहीं है और ना ही बढ़ता है। तो यानी कि ये क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। अगला प्रश्न ये दिया है कि कूलाम का मात्रक क्या है। कूलाम का मात्रक क्या है, तो आप लोग को ये भी कक्षा 10 में पढ़ने को मिलेगा। तो इससे पहले आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को सबसे पहले कि जब आपको ये श्रेष्ठा योजना को फॉर्म को क्या करना है, क्वालिफाई करना है, तो आप लोगों को इन सबों के बारे में जानना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे। तो दिया है कूलाम का मात्रक क्या होता है। कूलाम का मात्रक है विद्युत आवेश का, विद्युत क्षेत्र का, विद्युत धारा का, विद्युत प्रतिरोध का। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्योंकि मैंने अगर पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है कि फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि फिटकरी का रासायनिक नाम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा। यानी कि इस फिटकरी को आप वैज्ञानिक भाषा में या फिर रासायनिक भाषा इसका कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो अब देखिए पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इसका सूत्र काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है ना। तो लेकिन आप लोग डरेंगे नहीं, इसको आप लोग बस ध्यान से 1 से 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। देखिए आप लोग कहेंगे कि सर जी इसको क्या क्या पढ़ दिए, हमको नहीं समझ में आया। लेकिन आप लोग हमारे साथ 1 बार 2 बार 3 बार बोलेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये रट्टा मारा जाएगा और आप लोग को आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस। यहाँ पे कोष्टक के जब बात 3 लिखता है ना तो यहाँ पे क्या थ्राइस और 24H2O। आप लोग को पता होगा H2O किसका सूत्र है, जल का, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यानी कि K से होता है पोटेशियम, ठीक है ना, SO4 से होता है क्या, SO4 से होता है सल्फेट, ठीक है ना। तो यानी कि आप लोगों को क्या है कि इसमें K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे K2SO4 आप लोगों को देखने को मिलेगा, Al2 मिलेगा, फिर SO4 मिलेगा और 24H2O,
ठीक है ना। तो आप लोग ऑप्शन में देख लीजिएगा कहाँ पे 24H2O देखने को मिल रहा है और कहाँ पे SO4 देखने को मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला प्रश्न ये दिया है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन दिया है रॉबर्ट कोच, डब्ल्यू स्टेनले, और उसके आगे दिया है लुइस पास्चर, और दिया है एंटीन्यूआन लीवेनहॉक। तो यानी कि हमारा जो जीवाणु का खोज किया किसने किया, एंटीन्यूआन लीवेनहॉक। अब यहीं से एक प्रश्न और आता है कि कोशिका की खोज किसने किया है। कोशिका की खोज किसने किया है, आप लोग मुझे बताएंगे कोशिका की खोज किसने किया है। ठीक है ना। अब देखिए कोशिका की खोज करने के लिए ना दो लोगों ने किया था। एक लोगों ने किया था मृत कोशिका की खोज, और एक लोगों ने जीवित कोशिका की खोज किया था। किसका किया था, जीवित कोशिका की खोज की थी। तो आप लोग दोनों को कमेंट करके बताएंगे कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है ना। ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, दिया है कि भारतीय भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि हरगोविंद खुराना जो थे वो किस चीज़ का खोज किए थे कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब देखिए जेनेटिक कोड का किए थे, RH फैक्टर का किए थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का किए थे, ब्लड ग्रुप का किए थे। तो किसका किए थे, जेनेटिक कोड का किए थे। किसका किए थे, जेनेटिक कोड का किए थे। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या दिया है, अगला दिया है हमारा कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, केवल वायुमंडलीय दाब पर, केवल दाब पर, केवल ताप पर, ताप तथा दाब दोनों पर। तो ये हो जाएगा किस पर, केवल ताप पर। किस पर, केवल ताप पर आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा क्या करती है, निर्भर करती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला प्रश्न ये दिया है हमारा कि समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। देखिए समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। एकदम सेम हुबहू ऐसा ही प्रश्न आया था इसके पहले ही कि विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो आप लोग का वहाँ उत्तर आया था क्या, आसंजक बल। यानी कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार का था, लेकिन अब यहाँ पे प्रश्न क्या कर दिया है, समान प्रकार के। तो जब विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल का क्या कहलाएगा, तो आसंजक बल। लेकिन जब कह देगा समान प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करने वाला कौन सा बल कहलाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ससंजक बल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससंजक बल। ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा, अगला दिया कि साबुन के बुलबुले सफ़ेद प्रकाश में दिखने वाले रंगीन दिखाई पड़ते हैं किसके कारण। अब ध्यान सुनिए कि आप लोग जब भी नहाते होंगे तो साबुन के बुलबुले देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे आप लोगों को रंग दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं, रंग दिखाई देते हैं। तो जो रंग दिखाई देते हैं वो किसके कारण दिखाई देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण क्या करते हैं, वो सब रंग दिखाई देते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न ये दिया है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि जब दाब बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, दाब यानी प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो बर्फ गलता है ना, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी कि बढ़ेगा, घटेगा और परिवर्तित रहेगा। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, घटता है। अगर दाब बढ़ाएंगे तो उसका मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमारा, अगला प्रश्न ये दिया है कि निम्नलिखित में से किस वंश के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। यानी कि किस वंश के पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
लेग्यूमिनोस, कौन सा हो जाएगा? लेग्यूमिनोस, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हमारा? कोशिका, क्या दिया है? कोशिका के किस भाग को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, यानी कि पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि जो कोशिका होता है ना, कोशिका का शक्ति यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका के पावर हाउस क्या कहते हैं? माइट्रोकांडिया कहते हैं। यानी माइट्रोकांडिया में ही कोशिका की जो पूरा ऊर्जा रहता है उसमें क्या होता है? निहित रहता है। किस में रहता है? माइट्रोकांडिया, यहीं से क्या होता है? ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है कि वर्णाधनता रोग से ग्रस्त रोगी किन रंगों को पहचानने की क्षमता खो देते हैं। यानी कि जिनको कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है वो किस रंग को पहचान नहीं पाते हैं? नीला लाल, पीला नीला, हरा नीला और लाल हरा। तो यानी कि लाल और हरे को लोग क्या करते, नहीं पहचान पाते। इसलिए आप लोग देखेंगे कि जितने भी जो रेलवे की नौकरी आती है, जिस ज़्यादातर लोको पायलट जो ट्रेन चलाने वाले होते हैं, उनकी आँखों की जांच एकदम अच्छे से होती है मेडिकल में, कि उनको कहीं पर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं ना है। तो उन लोगों को सबसे अधिका कौन सा रंग देखना पड़ता है? लाल और हरा। तो इन दोनों रंगों में क्या करते हैं वो लोग? फ़र्क नहीं समझ पाते हैं कि लाल है कि हरा है, ठीक है ना। तो इसलिए यानी कि जो जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो किन रंगों के पहचान नहीं पाते हैं? तो लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं, ठीक है ना। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है और इसको आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो लास्ट प्रश्न क्या दिया है कि कमरे में रखे रिफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मान लीजिए जो हमारा फ्रिज है कमरे में, अगर किसी कमरे में खोल देंगे तो वो क्या होगा? ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा, होगा, क्या होगा? तो ऑप्शन दिया है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या फिर पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो यानी कि अगर कोई भी हलचल हो रही है अगर बंद कमरे में, ठीक है ना, तो उसमें अगर कोई भी हलचल करेंगे ना तो उसके अंदर का ताप क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? उसके अंदर का ताप बढ़ेगा। ये अपने दिमाग में छाप लीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को इस सेशन में आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और सभी प्रश्नों को करने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो लोग नए होंगे, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।